नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं चुनाव इस हफ्ते, हमारा खास चुनावी कार्यक्रम, जिसमें अगर पिछले हफ्ते में क्या कुछ चुनावी घटनाक्रम हुआ है, वो कुछ भी अगर आपसे छूट गया हो तो फटाफट अंदाज में हम आपको बताएंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी बीजेपी की लिस्ट का आना, 195 उम्मीदवारों का ऐलान होना। वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे। इस सूची के आने के बाद ही ये खबर तेजी से वायरल हुई। इसके अलावा अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों के उम्मीदवार तय हो गए। उन्होंने कहा कि बाकी सीटों पर मंथन चल रहा है, लेकिन इस हफ्ते सबसे बड़ी खबर यही रही कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के लिए 51, पश्चिम बंगाल के लिए 26, मध्य प्रदेश के लिए 24, गुजरात के लिए 15, राजस्थान में 15, केरल में 12, तेलंगाना में 9, असम में 11, झारखंड में 11, छत्तीसगढ़ में 11, दिल्ली में 5, जम्मू कश्मीर में 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, दमन दीव से एक प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। इस सूची में क्या खास है, ये फटाफट जान लीजिए। 195 नामों का ऐलान है, जैसा कि हमने बताया। इसमें 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों का नाम सूची में है। 28 महिलाओं को मौका मिला है। 47 युवा उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र लगभग 50 साल से कम है। 27 नाम अनुसूचित जाति के हैं। 18 प्रत्याशी अनुसूचित वर्ग के हैं और 57 नाम इस लिस्ट में पिछड़ा वर्ग से हैं। आपको बता दें कि 29 फरवरी को मैराथन बैठक हुई थी। देर रात तक ये बैठक चली थी। केंद्रीय चुनाव कमेटी की ये बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नाम शामिल थे। इसके बाद से ही ये तय हो गया था कि बहुत जल्द नाम का ऐलान हो जाएगा और 2 दिन बाद ही सूची आ गई और बीजेपी के तमाम वो चेहरे चुनावी मैदान में उतार दिए गए जिनके लिए अब बस तैयारी करनी है और टिकट जिनको मिला है उन्हें चुनाव जीत कर देना है। इस बीच खबर कई सारी आई। कुछ ऐसे भी सिटिंग जो एमपीज थे, जो सांसद थे, उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि कहा यह गया कि उनको टिकट नहीं दिया जाना है, इसलिए उन्हीं से ही इसका ऐलान करवा दिया गया है। बहरहाल ये सब इंटरनल बातें होती हैं। इस सूची में गौतम गंभीर नजर आए। इस सूची में कई और ऐसे बड़े नाम चेहरे दिखाई पड़े जिन्होंने कि फिलहाल चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच बीजेपी की ये लिस्ट इस हफ्ते चर्चा का विषय बनी रही। इस हफ्ते एक और खबर जिसको कि सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा जगह मिली और वो थी हिमाचल में राजनीतिक तूफान की खबर और विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे की खबर। दरअसल 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान हुए थे और हिमाचल प्रदेश की भी उसमें सीट शामिल है। हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इसके कारण यहां मतदान कराना पड़ा। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी उम्मीदवार थे। बीजेपी के हर्ष महाजन को टिकट मिला था। नामांकन के साथ ही राज्य में क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं जाहिर तौर पर दिखाई देने लगी और चुनाव के दिन वो सच भी हुई। इसी दौरान सत्ताधारी कांग्रेस के कम से कम 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। इसके बाद फैसला पर्ची से हुआ। इसमें हर्ष महाजन जीत गए। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पमत में है। ऐसे में अब राज्य में सियासी संकट खड़ा हो गया है। जून 2022 में महाराष्ट्र में भी ऐसी ही कुछ स्थितियां उत्पन्न हुई थी जब एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और कहा यह जा रहा था कि हिमाचल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई पड़ेगी। हालांकि हिमाचल में सुक्खू की सरकार बच गई। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली थी और सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा था। लेकिन बताया यह गया कि प्रियंका गांधी के बीच बचाव करने से, प्रियंका गांधी के इस पूरे मामले में शामिल होने से फिलहाल सुक्खू की सरकार बच गई। सुक्खू की सरकार पर एक संकट और दे दिया था पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने, क्योंकि उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस्तीफा उन्होंने बाद में वापस भी ले लिया। शाम तक वो नरम पड़ते दिखाई पड़े, लेकिन इससे कांग्रेस की सरकार जाने का खतरा बढ़ गया था। विक्रमादित्य ने यह कहा कि मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए हिमाचल की जनता, युवा महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हिमाचल का ये संकट
2 ही दिन में थोड़ा सा थमता दिखाई पड़ा। कई बागी विधायकों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ आलाकमान से शिकायत भी की। इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश का ये जो पूरा घटनाक्रम था, राजनीतिक घटनाक्रम, वो इस हफ्ते चर्चा का विषय बना और निश्चित तौर पर हिमाचल में सुक्खू की सरकार फिलहाल बची हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ी हलचल हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ी। इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर राज्यसभा का चुनाव। जैसा कि हमने थोड़ी हिंट आपको हिमाचल प्रदेश के घटनाक्रम के तौर पर दे भी दी थी। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। इस हफ्ते ये भी चर्चा का विषय रहा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश ये सब शामिल थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीटें थी, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए चुनाव हुए। बीजेपी के 20 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। उत्तर प्रदेश में पार्टी के सभी 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में जीतने में सफल रहे, जबकि कर्नाटक में भी पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली। इस तरह से बीजेपी के लिए सीटों की संख्या पहुंच गई 30। ऐसे में पार्टी की मौजूदा ताकत 28 में से 2 सीटों के इजाफे के साथ दिखाई पड़ी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो 6 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कर्नाटक में चुनाव पार्टी के दिन ही पार्टी के 3 उम्मीदवारों को जीत मिली। इस तरह से पार्टी के लिए सीटों की संख्या अब हो गई 9। क्रॉस वोटिंग के चलते हिमाचल में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी जरूर हार गए। कांग्रेस के 10 सांसद रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी की संख्या बल में 1 की कमी रही जाएगी, लेकिन यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाती दिखाई पड़ी। बहुत ज्यादा हलचल दिखाई पड़ी उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा का ये चुनाव पूरी तरह से निपट गया और बीजेपी ने इस उच्च सदन में भी बढ़त के साथ अपनी जीत दर्ज कराई। कहा यह गया कि लोकसभा चुनाव से पहले एक तरह से ये एक टेस्ट की तरह था राज्यसभा चुनाव। इसमें INDIA गठबंधन और NDA के बीच की जो तैयारी है वो भी दिखाई पड़ती है। और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले ये राज्यसभा चुनाव एक मजबूत कह लीजिए कि लड़ाई के साथ हुए हैं, ऐसा देखकर लगता है कि लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा रोमांचक होंगे और लाजमी भी है, क्योंकि चुनावी साल है और INDIA गठबंधन और NDA के बीच जिस तरह से इस वक्त विधायकों का आना जाना, पार्टियों का जुड़ना टूटना दिखाई पड़ता है, वाकई में ये राज्यसभा चुनाव भी बहुत शानदार रहा और इस हफ्ते इस राज्यसभा चुनाव ने भी जमकर सुर्खियां बटोरी। इस हफ्ते की और बड़ी राजनीतिक खबर, RLD ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और एक रिकॉर्ड भी बनाया। तकरीबन 53 साल बाद चौधरी चरण सिंह परिवार का कोई भी सदस्य बागपत लोकसभा क्षेत्र पर नहीं उतरा। ये एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी रही क्योंकि चौधरी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है बागपत और पहली बार 1977 में यहां से खुद चौधरी चरण सिंह विजयी हुए थे। इसके बाद लगातार इस सीट पर चौधरी परिवार का ही उम्मीदवार उतरता रहा है और चौधरी परिवार का उम्मीदवार ही जीतता रहा है। इधर राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा क्षेत्र बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान को प्रत्याशी बना दिया। जैसा कि हमने कहा कि 2 सीटों पर RLD ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। विधान परिषद के लिए योगेश चौधरी के नाम पर मुहर लगाई गई। इन प्रत्याशियों के जरिए RLD ने OBC कार्ड खेला है। सांगवान और योगेश जाट बिरादरी के हैं तो चंदन गुर्जर हैं। ऐसे में RLD ने डॉक्टर सांगवान को उम्मीदवार बनाकर बिरादरी से एक अलग संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि सांगवान बहुत लंबे समय से RLD में शामिल है। अभी यहां से 2014 से लगातार सत्यपाल सिंह सांसद हैं और यहां की 5 विधानसभा क्षेत्रों में सिवाल खास छपरौली में लोकदल तो बड़ौद, बागपत और मोदीनगर में बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। ये गठबंधन के तहत ये बात हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात थी कि बागपत में चौधरी परिवार का कोई भी व्यक्ति चुनावी मैदान में नहीं है। 53 साल बाद ये रिकॉर्ड बना है। इसी तरह बिजनौर से बसपा के मलूक नागर सांसद हैं। यहां से RLD ने गुर्जर बिरादरी के चंदन चौहान को मैदान में उतारा है। यह सीट 2004 और 2009 में RLD के पास थी। यहां की 5 विधानसभा क्षेत्रों में चंदर मीरापुर से खुद विधायक भी हैं। पुरकाजी भी RLD के पास है, जबकि बिजनौर और हस्तिनापुर बीजेपी के पास है और चांदपुर सपा के पास। चंदन के पिता संजय सिंह चौहान की बात करें तो 2009 से 14 तक वो यहाँ विधायक रहे हैं। ये सीट दलित और मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन गुर्जर सैनी मतदाता भी इस सीट को, यहाँ के चुनाव को प्रभावित करते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस हफ्ते की बड़ी चुनावी खबरें जो हैं उनमें RLD ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान करके। साथ ही बागपत की सीट पर कोई भी चौधरी परिवार का उम्मीदवार न उतार के।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं INDIA गठबंधन की और बात करते हैं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। लोकसभा चुनाव में बिछाई जा रही बिसात में यूपी ओवैसी के लिए एक बड़ा गढ़ है और कहा यह जा रहा है कि ओवैसी बड़ा खेल करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM अपने प्रत्याशी लड़ाने की योजना बना रही है। पार्टी से जुड़े नेता कह रहे हैं कि जिन 5 सीटों की मांग है उसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटें ज्यादा हैं। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव भले ही ना जीते लेकिन सियासी खेल बिगाड़ेगी, और वो भी सपा और कांग्रेस का। 2 नए लड़के जो यूपी में गठबंधन में आए हैं उनका। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे लेकिन एक भी सीट वो जीत नहीं पाए थे। खेल जरूर बिगाड़ देते हैं कई बार। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कहकर गठबंधन के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। इस हफ्ते ओवैसी का यह बयान चर्चा का विषय रहा। ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जिन 5 सीटों के लिए टिकट की मांग की है, दरअसल वो मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिम समुदाय को बड़ा संदेश भी देती है और मुस्लिम बाहुल्य सीट भी है। इधर AIMIM के जो नेता हैं हसन रिजवी, वो कहते हैं कि उनकी पार्टी ने पिछले साल भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासी ताल ठोकी थी। वो कहते हैं कि उनकी पार्टी सीटें भले न जीत पाई हो लेकिन प्रदेश के मुसलमानों में दिल में उनके जगह जरूर बनाई है। अब जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उनकी पार्टी अवाम की और लोकतंत्र के लिए सियासी मैदान में उतरेगी। ये ऐलान इस हफ्ते चर्चा का विषय रहा। असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सपा और कांग्रेस इस वक्त एक साथ उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, सपा और कांग्रेस का ही खेल बिगाड़ते नजर आएंगे असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है लेकिन उनकी ये मांग ही INDIA गठबंधन को यूपी में परेशान कर रही है। और अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात करेंगे। एक लंबे ब्रेक के बाद राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दिखाई पड़े भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ। चुनावी मौसम में उनकी ये यात्रा मुरैना पहुंची। चुनावी मौसम में उनकी ये यात्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में भी दिखाई पड़ी। यहां पे उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया, केंद्र सरकार को घेरते हुए किसानों के साथ अन्याय की बात कही। इसी मंच पर कमलनाथ भी नजर आए, जिनकी चर्चा खूब हो रही थी कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले। इस दौरान कमलनाथ ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि ये प्यार, मोहब्बत और शांति की बातें करते हैं जो हमारी संस्कृति है। वो नई पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। कमलनाथ राहुल गांधी के मंच पर थे। उन्हें जब देखा गया, जब उनकी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज रही हैं पिछले दिनों, आप सब ने खबरें देखी होंगी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी और RSS पर नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि एक तरफ बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म में बांट रहे हैं और एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ा रहे हैं। ये लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। कई दिनों से राहुल गांधी इसी गाने पर अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि 3 विधानसभा के चुनाव बीत गए, इनकी जो भी इस तरीके की तैयारी थी वहां दिखाई नहीं पड़ी। बहरहाल राहुल गांधी मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश के बाद ये यात्रा महाराष्ट्र में खत्म होने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बेरोजगारी है। हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में भी बेरोजगारी है। ये मोदी जी की नोटबंदी और GST की योजना के कारण है। मोदी जी केवल बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ करते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें वो हमेशा कहते रहे हैं। एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। आपको बता दें कि चुनावी मौसम में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चर्चा का विषय है, क्योंकि वो इस संदर्भ से इस यात्रा को निकाले चल रहे हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को प्रभावित करेगा। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का थोड़ा असर जरूर दिखाई पड़ा था, चुनाव में नहीं बिल्कुल, लेकिन हाँ राहुल की छवि में उसका असर जरूर नजर आया था। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, देखना यह है कि इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में होता है। इस हफ्ते राहुल की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में रही, जिसने सुर्खियां बटोरी और निश्चित तौर पर आम लोगों से राहुल गांधी मिलते रहे, जिस पर की खूब चर्चा भी हुई। फिलहाल चुनाव इस हफ्ते में इतना ही। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी अगर आपकी कोई खबर छूट गई हो तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए आप अपडेट हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।